Good morning students. In last lecture we have discussed about some separation method or techniques. है ना? So today we will continue this methods or technique to separate some substance. We will start from here. I think we have read in last lecture the separation technique, that is the first dye from a blue or black ink. यानी कि अब मैंने आपको ड्राई पाउडर कैसे निकाला जाता है ब्लू और ब्लैक इंक से ये बताया था, है ना। शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ एक बार और। किस तरीके से आप नीचे वाटर लेना, वाटर को हीट करना, उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट लेना और ग्लास प्लेट लेकर उस पर इंक डाल देना, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे जैसे ये वाटर हीट हो जाएगा तो ये क्या करता है, हीट होने के कारण यहाँ से जो इंक के अंदर, इंक लिक्विड फॉर्म में था ना, तो इसके अंदर का वाटर धीरे धीरे इवापोरेट होगा। ये हीट नीचे वाली इस डिश पर जाएगी और इस हीट से ऊपर का वाटर इवापोरेट होगा और हमें डाई यानी कि कलर का पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंक को इंक सॉल्यूशन से सेपरेट कर सकते हो, ये हमने देखा था। देन सेकेंड, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पर हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होती है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जब कंटिन्यूसली मिल्क वो क्रीम रोटर जो मशीन होता है उसके अंदर जैसे ही वो रोटेट होता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही क्रीम रोटेट होता है ना, तो उसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और इस तरह ऊपर आ जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्रीम और मिल्क को सेपरेट कर सकते हो। थर्ड प्रोसेस आपने देख ली थी, इसके कुछ एडवांटेज और एप्लीकेशंस भी रीड कर लिए। नाउ वी कैन हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर फ्रॉम टू मिक्सेबल लिक्विड्स टू इमिक्सेबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड है जो आपस में कभी डिसॉल्व ही नहीं होते, उसे हम कहते हैं इमिक्सेबल लिक्विड। इमिक्सेबल मतलब जिन्हें हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैरोसिन और वाटर, ये आपस में कभी डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन हमें इमिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है, तो ये एक सेपरेटिंग फनल कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉप होता है, जब तक इसे आप पुश करोगे यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा और यहाँ से जैसे इसे फ्री हैंड कर दोगे तो यहाँ से ये निकलना बंद हो जाता है। ऊपर से आप फीड कर सकते हो उसके अंदर। तो जैसे ही आपने वाटर फीड किया, वाटर और कैरोसिन, ये दोनों इमिक्सेबल है। इमिक्सेबल का मतलब होता है कि जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते हो, है ना। ये एक सेपरेटिंग फनल है, इसमें हमने दोनों को फीड करके रख दिया। तो ऑब्वियसली कैरोसिन ऊपर की तरफ ही रहेगा, इसकी सरफेस पर रहता है, तो वाटर नीचे रहेगा। तो यहाँ से हम इसे प्रेस करके सारा वाटर निकाल लेंगे। कब तक? जब तक ये सारा वाटर यहाँ तक ना आ जाए, ठीक है। और कैरोसिन जैसे ही आ जाता है इस पोर्शन तक, हम इसे बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कैरोसिन और वाटर दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह दो इमिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, ठीक है। कोई सॉल्ट है और कैम्फर मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस जो उड़ सकने वाला हो, जिसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन का मतलब होता है सिंपल डायरेक्ट सॉलिड से वेपराइज हो जाना, जो वाटर में चेंज ना हो। तो इस तरीके से हम एक डिश में उसको रख लेंगे। और एग्जांपल ये मिक्सचर है कैम्फर और सॉल्ट सॉल्यूशन का, ठीक है। दोनों का मिक्सचर हमने यहाँ रख दिया और इसके ऊपर फनल को उल्टा करके रख दिया। मुझे पता है कि जो कैम्फर होगा उससे जैसे ही हीट करेंगे तो कैम्फर क्या होता है, जैसे ये कपूर होता है ना, धीरे से उड़ जाता है बाहर की तरफ, तो वैसे ही वो बाहर निकल जाएगा। और मुझे तो सेपरेट करना है, मैं नहीं चाहती कि वो बाहर निकल जाए, फिर हमारे हाथ में क्या बचेगा, है ना। हमें तो दोनों केमिकल सेपरेट चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लगा दिया कॉटन प्लग, ठीक है। यानी रुई लगाकर ये बंद कर दिया रास्ता। अब जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो जो कैम्फर होता है वो उड़ेगा तो कहाँ जाएगा, इस फनल की सरफेस पर। तो ये देखो फनल की सरफेस पर चिपक जाता है और नीचे से क्या बचता है, सॉल्ट। फिर हम फनल से इस कैम्फर को अलग कर लेते हैं और फनल से इसे निकाल लेते हैं जितना भी कैम्फर इसके आसपास चिपका हुआ है, और उसमें से सॉल्ट नीचे डिश के अंदर रह जाता है, वो भी सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक मेथड थी। नाउ नेक्स्ट, क्या जो डाई है, ठीक है, वो ब्लैक इंक में क्या सिंगल कलर की होती है या कलर उसके अंदर भी कंपाउंड्स होते हैं, ये देखने के लिए आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझना। ब्लैक इंक का मतलब काली शाही, ठीक है। अब क्या वो इंक सिंगल फॉर्म है या किसी का मिक्सचर है, क्या वो भी किसी चीज़ों से मिलकर बनी है या वो सिंगल है, तो देखने के लिए आपने क्या किया, एक सिंपल पेपर की स्ट्रिप ले ली। ये स्ट्रिप नजर आ रही है आपको, ये स्ट्रिप लेकर इसमें नीचे से, ये जो लोअर एज है ना, इससे लगभग कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आपको ऊपर की तरफ लाइन खींचना है। ये पेंसिल से आपने एक लाइन खींच दी, ठीक है, पेन या पेंसिल से, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के जस्ट सेंटर में, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना आपको, क्रॉस दिख रहा है ना,
यहाँ पर इसके जस्ट सेंटर में आपने क्या करा, किसी भी स्केच पेन या फाउंटेन पेन से यहाँ पर थोड़ा सा डॉट बना दिया, ठीक है, ब्लैक इंक से डॉट बना दिया, ब्लैक या ब्लू जो लेना चाहे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया। इतना ही वाटर फीड करना है कि बस इसकी लोअर एज यहाँ पर कांटेक्ट में आ सके, हमें इसे पूरा समझ नहीं करना है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, केवल लोअर एज ही इस स्ट्रिप की वाटर के अंदर कांटेक्ट में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम धीरे धीरे देखते जाएंगे और इसका रिकॉर्ड देखेंगे क्या किया हमने, इस स्ट्रिप को वाटर के अंदर सबमर्ज किया। और कैसे करना है कि इसके पास जो सबसे लास्ट सरफेस है वही वाटर के कांटेक्ट में रहे। अब जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में रहेगी तो क्या होगा, सारा वाटर धीरे धीरे इसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा चाय में बिस्किट डालते हैं तो बिस्किट का सिर्फ नीचे वाली एज को अगर आप चाय के अंदर रखोगे तो धीरे धीरे बिस्किट के अंदर आपको पूरा धीरे धीरे वो गीला होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो भी चाय है या कॉफ़ी है, मिल्क है, वो उसका लेवल धीरे धीरे बिस्किट के ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जो इंक होती है ना, वो धीरे धीरे ये जो वाटर है ये इस स्ट्रिप के थ्रू सोक कर लिया जाता है। फिल्टर पेपर है तो ये फिल्टर पेपर इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वाटर लेवल राइज होता जाएगा, वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये वाटर इस लाइन के पास से गुजरेगा तो इस लाइन के जस्ट सेंटर में एक छोटा सा डॉट है, ठीक है, इंक का, और ये वाटर अपने साथ इस इंक कंपाउंड को भी ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आपको इंक ऐसे फैली हुई नजर आएगी। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो, है ना, आपको दिख जाएगा बहुत अच्छे से कि जो इंक का डॉट है ना, धीरे धीरे जैसे ही वाटर यहाँ तक आया ये फैल जाएगा, जहाँ जहाँ वाटर जाएगा ना आसपास वहाँ पर ये इंक उसको इंक को भी साथ में ले जाएगा, ठीक है। जिस तरह इंक क्या होती है, वाटर राइज होने के साथ साथ वाटर के साथ ही फैल जाती है इंक के पार्टिकल, ठीक है। इसलिए हमें समझ में आया कि डाई में 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। जो कलर कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि अगर कलर डाई में 2 या 3 कलर का मिक्सचर कैसे बोला, मिक्सचर क्यों कहा है, कैसे, हमने हमारा क्वेश्चन है कि क्या डाई सिंगल फॉर्म में होती है या मिक्सचर होती है, तो डाई मिक्सचर होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डाई के अंदर जो कलर वाला पार्ट था वो वाटर में सॉल्युबल हो गया, पानी में घुल गया, तो पानी में घुला तभी तो वो फैला, ठीक है। तो ये पानी में घुलकर फैल जाता है। और दूसरा जो कंपोनेंट है जो वाटर में इनसॉल्युबल था वो वही रह गया, तो वहाँ पर आपको डॉट भी नजर आएगा और बचा हुआ जो कलर्ड कंपोनेंट है वो आसपास फैल जाता है, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आया कि डाई मोर देन 2 कंपोनेंट का मिक्सचर होती है, ठीक है। अब जो कलर वाला हिस्सा होता है डाई का वो वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए वाटर लेवल जैसे जैसे राइज होता है तो ये कलर भी उसके साथ ऊपर चला जाता है और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो उस लाइन पर ही छूट जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हो और करिएगा। इस तरह डाई मतलब जो इंक थी, कलर था, उसमें से हमने क्या किया, दोनों जितने भी कंपोनेंट्स हम मिलकर बनी थी, 2 कंपोनेंट से तो हमने दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया। तो इस तरह जब हम किसी भी मिक्सचर से 2 कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, स्पेशली डाई वाले, तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं इसे, क्रोमेटोग्राफी। आपके पास बुक हो तो इस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सबसे पहले यूज की जाती है कलर को सेपरेट करने के लिए। जैसे इंक के अंदर कलर के मिक्सचर्स थे ना जो हमने सेपरेट कर लिए, कैसे किए, वाटर की हेल्प से। जो वाटर में डिजॉल्व वाला पार्ट था वो वाटर के साथ राइज हो गया और जो बचा हुआ पार्ट था वो वही है, तो इस तरह से दोनों कलर को हमने सेपरेट कर लिया। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत अच्छी टेक्निक होती है, खासकर ऐसे सॉल्वेंट्स की जो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं या सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है, जो आजकल डेवलप हो चुकी है। और आपको क्रोमेटोग्राफी अब कहाँ पढ़ने को मिलेगी, क्लास 12th में। ये आपका सिंपल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन, जैसे आप डाई के अंदर से कलर, जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है ना कलर का डाई के अंदर, वो उससे आप अलग कर सकते हो। फिर पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर के पिगमेंट आप इसके अंदर देख सकते हो। फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, आपने ये एक और चीज़ देखी होगी कि कभी कभी ब्लड टेस्ट होता है ना कि उसमें कोई आपने दवाई ली है या ड्रग्स मिलाया है, तो वो ड्रग्स को ब्लड से सेपरेट करने के लिए भी आप क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हो, क्योंकि ब्लड का कलर रेड होता है ना तो वो इजीली सेपरेशन हो जाता है। अब देखो, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड। अभी ऊपर आपने पढ़ा था इनमिसिबल
जिसको अपने सेपरेटिंग फनल में रखा था सिंपल, और जो दोनों आपस में डिजॉल्व ही नहीं होते थे, तो डिजॉल्व ही नहीं होते थे तो नीचे वाले को अलग कर दिया और इसको बंद कर दिया, तो ऊपर वाला अंदर ही रह गया और नीचे वाला किसी और कंटेनर में आ गया। ये इमिसिबल थे जो आपस में डिजॉल्व नहीं होते। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिसिबल लिक्विड्स, जो ऑलरेडी आपस में डिजॉल्व है ना। तो अब देखिए इसके लिए एक एक्टिविटी कि हम यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं एसीटोन और वाटर को, जबकि एसीटोन और वाटर दोनों आपस में डिजॉल्व होकर एक मिक्सचर बना लेते हैं। अब दोनों एक लिक्विड है और दोनों का आपस में सॉल्यूबल है, दोनों आपस में घुल गए, ठीक है। अब दोनों ही घुल गए, दोनों लिक्विड फॉर्म में, तो इनको सेपरेट करना मुश्किल है। अगर हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा फिल्टर से सेपरेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखो आपने इस तरह से डिस्टिलेशन फ्लास्क का अरेंजमेंट किया। डिस्टिलेशन फ्लास्क मतलब एक ऐसा फ्लास्क है ये वाला जिसके अंदर आप ऊपर रबर वाला अरेंजमेंट होता है। इस रबर के अंदर सोल होते हैं जिसके अंदर एकदम एयर टाइट रहता है ये, और आप अंदर से थर्मामीटर या स्टीरिंग रॉड ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने एक थर्मामीटर फिक्स कर लिया है, और इस फ्लास्क की एक खासियत होती है कि इसके नेक से एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में आप एक और ये कंडेंसर टाइप का ये अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडेंसर, ठंडा करता है यहाँ पे जो भी हॉट गैसेस यहाँ से पास होती है ना, तो ये आसपास इसके ठंडा करता है। ये आसपास जो आपको अरेंजमेंट दिखा है ना, यहाँ पे ठंडा पानी भरा होता है, देखो लिखा है ना कोल्ड वाटर ही, और जैसे ये कोल्ड वाटर है ये बीच इसके बीच में से जो हॉट गैसेस पास होती है तो ये कोल्ड वाटर उसको क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। कोल्ड वाटर उससे हीट गेन कर लेता है, और हीट गेन करने से वाटर जो कोल्ड था वो हॉट हो जाता है, और इधर से हॉट वाटर आउट कर लेते हैं और अगेन कोल्ड वाटर फिल कर लेते हैं, ताकि इधर से आने वाली जो गैसेस है या जो बहुत ज़्यादा हॉट है उसकी हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर दे, ठीक है। इस तरह से ये कंडेंसर होता है, और ये क्या होता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब यहाँ पर हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर लिया, किसको? एसीटोन को और वाटर को। अब हमें इन्हें सेपरेट करना है, तो हमें पता है हमारे पास एक ही तरीका है सेपरेट करने का। कैसा? ये दोनों हीट करेंगे तो क्या होगा? दोनों के जो वेपराइजेशन टेम्परेचर है वो तो अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एसीटोन बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा, जबकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो इसीलिए हमने थर्मामीटर भी लगाया है ताकि हम एसीटोन का टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो हम इसको तब तक हीट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। अब हीट करने से क्या होगा? इस फ्लास्क में जो एसीटोन के पार्टिकल है वो जल्दी इवोपरेट हो जाएंगे, क्योंकि एसीटोन को जैसे ही अपना बॉइलिंग पॉइंट मिल गया तो एसीटोन बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, और वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा? इवोपरेशन जल्दी होगा, और जैसे जैसे इवोपरेशन होना स्टार्ट हुआ तो ये सारा ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू हॉट एसीटोन जब आएगा तो इस कंडेंसर के थ्रू एसीटोन धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसर के आसपास वाटर है, वाटर उसे हीट एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा कर देंगे, और इस तरह कोल्ड एसीटोन लिक्विड फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकला था वो वेपर था, पर ठंडा होने के बाद वो फिर से वाटर ड्रॉप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह एसीटोन अलग हो जाएगा, और वाटर का जब तक बॉइलिंग पॉइंट आता है तब तक सारा एसीटोन इवापोरेट हो जाता है, तो हम उस प्रोसेस को बंद कर देते हैं, और इस तरह दोनों लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अटेन हो गया, इसलिए वो सेपरेट हो गया, और दूसरे वाले का लेट हुआ, तब तक पहला वाला तो सेपरेट हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस से हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़िएगा, यहाँ लिखा है ना कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है एसीटोन का, यानी कि दो लिक्विड हमें इस तरीके से लेना है तो ही हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया ये मेथड इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन। और जैसे भी जिस भी लिक्विड के लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना पड़े, हम ये कहते हैं कि उस लिक्विड का या उस सब्सटेंस का हमने क्या किया है? डिस्टिलेशन। तो इस मेथड को डिस्टिलेशन कहते हैं। इस मेथड में केवल वैसे ही लिक्विड का मिक्सचर फिल कर सकते हो जिनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 25 केल्विन का होना चाहिए, तो ही ये प्रोसेस अच्छे से हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वाटर और एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन का डिफरेंस होना जरूरी था, ठीक है। इस मेथड का यूज हम पेट्रोलियम को रिड्यूस, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोलियम में भी ऐसा होता है, पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल होता है,
जिसको हम अलग अलग टेम्परेचर पे स्टार्टिंग करते हैं और जब जब इसके अंदर के कंपोनेंट अपना अपना टेम्परेचर अटेन करते जाएंगे और धीरे धीरे सेपरेट होते जाएंगे। जैसे कि कैरोसिन है ना, छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो। कैरोसिन है, फिर ईथर है, फिर नेफ्थलीन है, गैसोलीन है, पेट्रोलियम गैसेस है। बस आपको करना क्या है, पेट्रोलियम को आपको सिर्फ हीट करना है, स्टार्ट करना है। सबने अपने अपने टेम्परेचर अटेन कर लिए, सब इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं और सबके अपने अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो इनका इवेपोरेशन होता है। इस प्रकार पेट्रोलियम से पूरी तरह से सारे प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी भी दो लिक्विड्स को, दो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम भी होता है जिसमें ट्यूब पैक होती है ग्लास बीड से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कॉर्क लगा है, ये थर्मामीटर है। ये देखो एक फ्लास्क था, पिछले डायग्राम में हमने देखा था फ्लास्क से डायरेक्टली ट्यूब अटैच है। ठीक है, इस फ्लास्क से, और इस डायग्राम में फ्लास्क के ऊपर भी एक और फ्लास्क, एक और ट्यूब है और उस ट्यूब से एक और ट्यूब अटैच है। देखो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये फ्लास्क है और इस फ्लास्क से एक ग्लास अरेंजमेंट एक और है, ये वैक्यूम पैक है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये ट्यूब ही फिक्स है, उसके अलावा एयर आना जाना नहीं करती। और यहाँ से एक और ट्यूब अरेंज कर दिए यहाँ तक भी। ठीक है, और उस ट्यूब से ये एक और कंडेंसर अरेंज किया है। ठीक है, तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है। और ये यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वेपर होती है यहाँ से जो बनती है, ठीक है, वो ऊपर जाती है और ऊपर भी हम इसे क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिंग कॉलम होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग। फ्रैक्शनेटिंग मतलब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अलग कर रहे हो ना, तो हम इस ट्यूब को ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सिर्फ दो ही कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं, एक इधर आ जाता है, एक इधर बचता है। लेकिन यहाँ पर जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो जाए और सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये भी, ये जो बीड्स होते हैं ना छोटे छोटे, ये इसको ठंडा कर देते हैं जब यहाँ से इवापोरेट होता है तो, और इसके बाद यहाँ पर इसको फिर से ठंडा किया जाता है। दो बार कूलिंग प्रोसेस होती है। नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो इस एक्टिविटी, यहाँ पर कोई एक्टिविटी गिवन नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, कि इस तरह का अरेंजमेंट भी अवेलेबल होता है, इसको भी डिस्टिलेशन कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है। वो वाली दो चीज़ों के लिए बनी है, ये वाली दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए। देखो हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हम अलग, हमें पता है कि एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर सारी गैसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो कि हमें डायग्राम से पता है। जैसे ये एयर है, तो एयर के अंदर क्या होगा, कंप्रेस्ड और कूल्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हमें पता है कि इसके अंदर की जो गैसेस है, ठीक है, वो प्रेशर के साथ, मतलब एक प्रेशर, उनका एक फिक्स्ड प्रेशर भी है और उनका एक फिक्स्ड टेम्परेचर भी होता है, लेकिन वो बार बार चेंज भी होता रहता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग। तो जब हमें पता है कि गैसेस को हम कंप्रेस करेंगे तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, गैसेस के मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, और उन्हीं गैसेस को जब हम पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज करके फिर धीरे धीरे जब उन्हें वार्म करना स्टार्ट करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं, तो वो गैसेस अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है। जब उस गैस को हीट करना शुरू करते हो ना, तो हीट करके सारी गैसेस अपना अपना टेम्परेचर अटेन करती है, तो इवापोरेट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ टेबल गिवन है, इसको आप रीड करिएगा, ये डाटा फिक्स होता है। नाउ हमें समझ में आ गया कि जो हम ऑक्सीजन गैस चाहते हैं एयर से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस गैस को सेपरेट करना है एयर में से। और सेपरेट करने के लिए एयर को पहले क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और इंक्रीज द प्रेशर, और प्रेशर बढ़ाएंगे और फिर उसको ठंडा कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, गैस किस फॉर्म में, एयर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही एयर लिक्विड हो गई तो फिर धीरे धीरे हम उसे स्टार्टिंग करना है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद फिर से हीट करना शुरू करेंगे। और जैसे ही हीट करना शुरू करेंगे, किसमें करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जो मैंने अभी आपको ये बताया था। ठीक है, हीट करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही ऑक्सीजन को उसका टेम्परेचर मिल गया, जैसे -183, ठीक है, और कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में, 21% है, जिसको हम एक्यूरेट में 20.9 है, पर हम उसको 21 एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे इसका टेम्परेचर इसने अटेंड कर लिया,
ठीक है, इतना टेम्परेचर इसको मिल गया तो ऑक्सीजन इसमें से सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरह जिस भी गैस को हमें सेपरेट करना है तो हमें पहले एयर को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है, लिक्विड होने के बाद उसे वार्म करना शुरू करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर है, देखो ये एक अरेंजमेंट दे रखा है, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से एयर को अंदर ले लिया। अब एयर के ये यहाँ से हमने क्या करा, एयर पे बहुत सारा उसका वॉल्यूम कम करके उस पर प्रेशर लगाया, हीट करा, तो हीट करके प्रेशर लगाने से क्या हुआ, हॉट एयर यहाँ से आई और यहाँ बहुत प्रेशर के साथ बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ से हमने उसका नॉर्मली जो बाहर से आई थी तब इतना प्रेशर नहीं था, अंदर हमने प्रेशर बढ़ा दिया और उसको ऊपर पास किया, जैसे ऊपर पास किया तो वो यहाँ आ गई। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर। ठीक, और इस कंटेनर के अंदर की तरफ कैसा अरेंजमेंट है, इस बॉक्स के अंदर एक वाटर पाइप है, इस वाटर के अंदर से ठंडा पानी पास होता है, दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कोल्ड प्रेशर कोल्ड वाटर इन। ठीक है, तो यहाँ से ठंडा पानी जब इसके अंदर प्रेस करते हैं, अब देखो ये वाटर तो वाटर ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, बट इसके आसपास जैसे ही हॉट एयर कांटेक्ट में आती है इस ट्यूब के, तो इस ट्यूब के अंदर ठंडा पानी फ्लो कर रहा है, तो यानी कि ट्यूब का टेम्परेचर भी ठंडा है। और जैसे ये हॉट एयर इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी तो ये हॉट एयर सारी की सारी हीट किसको दे देगी, इस ठंडी वाली ट्यूब को, और ये जो कोल्ड ट्यूब है इसके अंदर कोल्ड वाटर है, वो कोल्ड वाटर इस ट्यूब से वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हॉट वाटर होता है वो यहाँ से बाहर हो जाता है। इस तरह लगातार कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करते हुए ऊपर ये कोल्ड वाटर इस गैस से हॉट एयर से हीट को एब्जॉर्ब करके हॉट वाटर है जो आउट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह जो गैस होती है, एयर होती है सॉरी, वो एयर क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, और जैसे ही एयर कूल हो गई तो वो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आएगी और यहाँ पर सेपरेटर लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे पहले ड्राई आइस में कन्वर्ट होगी, क्योंकि अगर ठंडी गैस जो होती है ना उसमें से सबसे पहले ड्राई फॉर्म में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अपन ड्राई आइस भी कहते हैं, शुष्क बर्फ या सूखी बर्फ के नाम से जानी जाती है। फर्दर इसको और आगे ले गए तो इसको ये जो कोल्ड प्रेशर वाली एयर थी, ठीक है, उसमें से जाने दिया, जैसे यहाँ से जाने दिया तो यहाँ से वो लिक्विड एयर के फॉर्म में चेंज हुई, यानी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। फिर इस यहाँ पर आके वो किस में कन्वर्ट हो गई, नाइट्रोजन यहाँ से आउट हो जाती है, ऑर्गन आउट हो जाती है, और फाइनली क्या बचता है हमारे पास, लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से हम उसे धीरे धीरे वार्म करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस जगह से हमने जो कंप्रेस थी ना उसका कंप्रेशन यूज करके धीरे धीरे वार्म करते हैं। वार्म करने से एक सबसे पहले नाइट्रोजन अलग से आउट हो जाती है, ऑर्गन अलग से आउट हो जाती है, और इस प्रकार आखिरी में कौन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये इन सबके इवापोरेट होने के बाद आखिरी में ऑक्सीजन बचती है, जो फर्दर अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही होती है। तो अगर हमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए तो हम ये भी रख सकते हैं और इसे और हीट कर देंगे। ठीक है, इसे ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेपराइज हो जाएगा, ये भी उड़ के अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह हम इसे गैसियस फॉर्म में सिलेंडर में भर देते हैं, जो मेडिकल लाइन में यूज होता है। ठीक है, अब ये जो फर्दर एक्टिविटी है आपकी, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग बुक से रीड कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।